प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम विकारी शब्द पढ़ रहे थे और विकारी शब्दों में हमने सबसे पहले संज्ञा के बारे में पढ़ा। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद के बारे में हमने अध्ययन किया। आज का जो है हमारा टॉपिक सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम को परिभाषित करते हैं। सर्वनाम है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर्व नाम, सर्वयोग नाम। तो सर्व का अर्थ होता है सबका, और नाम यानी संज्ञा, अर्थात वे शब्द जो सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम में लिए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा एक और जो हम पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये परिभाषा भी हम पढ़ते आए हैं। अब हम जानेंगे कि हमारी हिंदी व्याकरण में सर्वनामों का औचित्य क्या है, सार्थकता क्या है, सर्वनामों की उपयोगिता क्या है, या उनकी उपयुक्तता क्या है। सार्थकता, औचित्य, उपयुक्तता या उपयोगिता क्या है सर्वनामों की, क्यों आवश्यकता पड़ी इनकी, क्यों ये हमारे हिंदी व्याकरण में जोड़े गए। तो इसके बारे में सीधी और सरल बात यह है कि किसी के वाक्य में एक शब्द बार बार आता है, या हम यूं कहें कि संज्ञा शब्द की जब बार बार आवृत्ति होती है तो उस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से दोष उत्पन्न हो जाता है। बार बार अगर संज्ञा शब्द आते हैं तो वाक्य भी कुछ अटपटा सा लगता है। तो वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे महेश विद्यालय जाता है, क्योंकि महेश विद्यालय में पढ़ता है। अब ये बातें हम देखेंगे। महेश विद्यालय जाता है क्योंकि महेश विद्यालय में पढ़ता है। अब इस वाक्य में एक संज्ञा शब्द महेश, दूसरा विद्यालय। क्रिया देखिए, महेश विद्यालय जाता है क्योंकि महेश विद्यालय में पढ़ता है।
तो यही संज्ञा शब्द जो है, जो फर्स्ट में आए हैं, ये संज्ञा शब्द देखिए इस वाक्य में दोबारा आए। अब ये पढ़ते हैं तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता। महेश विद्यालय जाता है क्योंकि महेश विद्यालय में पढ़ता है। तो पहली बार जो ये संज्ञा शब्द आए हैं, अब जैसे जैसे वाक्य आगे बढ़ता है ये संज्ञा शब्द फिर आ जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए इन संज्ञा शब्दों के स्थान पर इनके अलावा कुछ हम ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं जो इनकी पूर्ति कर देते हैं। जैसे महेश की जगह मैं लिखूं वह, और विद्यालय की जगह लिखूं वह। अब देखिए इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। महेश विद्यालय जाता है क्योंकि वह वहां पढ़ता है। तो महेश की जगह हमने वह शब्द का प्रयोग कर दिया और विद्यालय की जगह हमने वहां शब्द का प्रयोग कर दिया। तो यह वह और वहां, ये जो शब्द हैं जो सर्वनाम हो गए। जैसे राम ईमानदार है, राम अध्यापक है, राम धार्मिक है। अब यहां पर ये जो शब्द है राम संज्ञा, ये बार बार आ रहे हैं। तो इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं कि राम ईमानदार है, वह अध्यापक है और वह धार्मिक भी। तो संज्ञा शब्दों की आवृत्ति रुक जाती है। सर्वनाम यही है, सर्वनाम सबका नाम, अर्थात जो सबके नाम के लिए काम में आ सकता है। जैसे बोर्ड है, दीवार है, चौक है, मोबाइल है, पेन है, कुर्सी है। अब इन सब के लिए मैं यह शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। यह बोर्ड, यह दीवार, यह चौक, यह मोबाइल, यह पेन, यह कुर्सी। तो यह एक ही शब्द है जो इतने सारे शब्दों के लिए काम में लिया जा सकता है। तो यही है सर्वनाम, यानी सबका नाम, अर्थात जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं, सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पे आकर के उनके स्थान को भर सकते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और इसकी उपयोगिता के बारे में हमने ये जाना कि इनका औचित्य क्या है व्याकरण में। तो इनका औचित्य यही है कि वाक्य में बार बार संज्ञा शब्दों की आवर्ती जो है उससे व्याकरणिक दोष उत्पन्न हो जाता है। तो संज्ञा शब्दों की आवर्ती को रोकने के लिए उनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के हम भेद पढ़ते हैं कि सर्वनाम प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम के प्रमुख भेद, जिसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार के सर्वनाम के
हम 6 प्रमुख भेद पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए, हिंदी में पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं हिंदी में। एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ये 3 पुरुष होते हैं हिंदी में। उत्तम पुरुष क्या होता है कि वक्ता, वक्ता ही होता है बोलने वाला। बोलने वाला अपने लिए, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है बोलने वाला, जैसे बोलने वाला मैं हूं तो खुद के लिए मैं, मेरा, मुझे, हमारा, हमें, इन शब्दों का प्रयोग करेगा। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाले के लिए, जैसे तू, तुम, तुम्हारा। कई बार सम्मान देने के लिए आप, आपका, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष में। और किसी अन्य के लिए, यानी कहने वाला कह रहा है, सुनने वाला सुन रहा है। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जो अनुपस्थित है, जिसकी बातें चल रही हैं, वह आता है अन्य पुरुष। जैसे वह, यह, वे, वो, उसे, उन्हें। ये है जो अन्य पुरुष के लिए काम में दिए जाते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब इसमें जो ध्यान देने की बात क्या है, वे सर्वनाम शब्द जो प्राणियों के लिए काम में लिए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो प्राणियों के लिए काम में लिए जाते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। एक बात, अब इसमें प्राणियों के लिए जो काम में लिए जाते हैं शब्द, वे सारे इन 3 भागों में बटे हुए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे यह ईमानदार, यह ईमानदार है। अब यह शब्द है, ये किसके लिए काम में लिया जा रहा है? ईमानदार है। तो ईमानदार कोई निर्जीव वस्तु तो होती नहीं है, कोई मनुष्य के बारे में ही कहा जा रहा है, क्योंकि ईमानदारी का गुण है। और ये ईमानदारी का गुण किसमें पाया जाता है? मनुष्य में। तो ये पुरुष के स्थान पर ही तो ये सर्वनाम से काम में लिया जा रहा है। लेकिन यह शब्द है, ये कौन से पुरुष में आ रहा है? यह अन्य पुरुष में आ रहा है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। क्यों पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे हुआ ये? क्योंकि यह किसी पुरुष के लिए, व्यक्ति के लिए काम में लिया जा रहा है। ईमानदार मनुष्यों का गुण होता है, तो इसके लिए ईमानदार कौन है? व्यक्ति है कोई, और उस व्यक्ति के लिए यह शब्द का प्रयोग किया है। जैसे राम धार्मिक, राम धार्मिक। अब यहां तो राम संज्ञा शब्द है, लेकिन अब इसकी जगह मैं लिख दूं वह है, तो ये शब्द वह है, ये संज्ञा के स्थान पर काम आ गया। राम सब संज्ञा है और वह सब संज्ञा के स्थान पर काम आ गया, तो
सर्वनाम में भी किसमें आएगा? सबसे पहले भी आएगा पुरुषवाचक में। पुरुषवाचक में क्यों आएगा? क्योंकि राम एक व्यक्ति है। राम एक व्यक्ति है जो कि एक पुरुष है, मनुष्य है, उसके लिए ये शब्द आया है वह है धार्मिक। तो धार्मिकता का जो गुण है ये मनुष्य का ही है, तो ये मनुष्य के स्थान पर काम आया है वह है, किसी पुरुष के स्थान पर काम आया है। लेकिन ये कौन से पुरुष में आएगा? ये आएगा अन्य पुरुष, ये आएगा अन्य पुरुष। जैसे मैं कल जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। तो इसमें देखिए ये मैं शब्द है, तो मैं शब्द को देख कर हम देखेंगे कि भाई ये कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है, जाने वाला कोई पुरुष है, व्यक्ति है, कोई प्राणी है और जो बोल रहा है। क्योंकि निर्जीव वस्तु थोड़ी बोल सकती है कि मैं जाऊंगा, कोई वस्तु तो बोल नहीं सकती, नहीं स्थान बोल सकता है। मैं कल जाऊंगा, मैं इस वाक्य को यहां लिख देता हूं, मैं कल जाऊंगा। तो इसमें देखिए इस वाक्य को बोलने वाला है ये कोई प्राणी है, ये कोई व्यक्ति है, कोई निर्जीव वस्तु है। मान लीजिए कोई वस्तु है तो वस्तु तो निर्जीव में ही आती है, या मान लीजिए कोई स्थान है तो स्थान तो कह नहीं सकता, स्थान वस्तु ये तो निर्जीव वस्तुएं होती हैं और निर्जीव बोल नहीं सकता, तो ये तो कोई प्राणी है। प्राणी के स्थान पर ये शब्द काम आया है मैं, तो ये किसमें आ गया? पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक में भी ये किसमें आ गया? उत्तम पुरुष में आ गया, क्योंकि बोलने वाला खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है तो वह किसमें आता है? उत्तम पुरुष में। तो ये देखिए हमने ये तीन पुरुष देखे हैं, पढ़े हैं, और इनमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कुल मिलाकर के ये जो सर्वनाम शब्द है ये सारे के सारे किसमें आएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। अर्थात वे सर्वनाम शब्द वक्ता खुद के लिए जिनका प्रयोग करता है, या सुनने वाले के लिए, मध्यम पुरुष के लिए, या किसी अन्य के लिए। वक्ता अपने लिए, सुनने वाले के लिए, या किसी अन्य के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे आते हैं पुरुषवाचक शब्द। अब इसको हम और एक अच्छे से पढ़ लेंगे, अगला जो सर्वनाम पढ़ेंगे उससे और ज्यादा हमारे समझ में आएगा। अगला सर्वनाम हम लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चय यानी जो निश्चितता का बोध कराते हैं, जो निश्चित वस्तु स्थान के लिए काम में लिए जाते हैं। तो देखिए इसमें हम तीन शब्द लेते हैं। सबसे पहले तो प्राणी, फिर लेते हैं वस्तु और फिर लेते हैं स्थान। ये तीनों ले लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्राणियों के लिए होगा, जैसे मैं खड़ा हूं, तो ये मैं शब्द जो है ये कोई प्राणी है, वो ही बोल रहा है खुद के लिए। तुम सच्चे हो, तुम सच्चे हो। तो ये देखना, ये शब्द तुम जो शब्द है ना ये सुनने वाले के लिए काम लिया जा रहा है, सच्चे हो। तो ये कोई निर्जीव के लिए तो कहा नहीं जा सकता है। किसी पत्थर को हम कह देंगे कि तुम बहुत सच्चे हो, या किसी दरवाजे में खड़ कह देंगे कि तुम तो बहुत सच्चे दरवाजे हो। सच्चा शब्द ये मनुष्य का गुण होता है, तो ये मनुष्य के लिए आया है तुम। लेकिन ये तुम किसके लिए आता है? ये सुनने वाले के लिए आता है, मध्यम पुरुष। तो ये पुरुषवाचक में तो है, लेकिन ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष। अब देखिए ये सर्वनाम शब्द हैं, ये सारे के सारे किसके लिए काम में आए हैं? पुरुष के लिए, प्राणियों के लिए। तो प्राणी के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे किस में आते हैं? पुरुषवाचक में। और किसी वस्तु या स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे किस में आते हैं? वे आते हैं निश्चयवाचक शब्द। निश्चित वस्तु या व्यक्ति के स्थान पर जो सर्वनाम शब्द काम में आते हैं, काम में लिए जाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। ये दूसरे नंबर का सर्वनाम है निश्चयवाचक। जैसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे, जैसे यह है मेरा
यह मेरा घर है, यह मेरा गांव है, यह मेरा गांव है। यहां पर देखिए यह मेरा घर है। अब ये जो घर है ना, घर, यह मेरा घर है, तो यह शब्द जो है ये पुरुषवाचक में है, वैसे यह अन्य पुरुष में, लेकिन ये सभी किसके लिए आ रहा है? ये घर के लिए आ रहा है। और घर प्राणी में आती है किसी वस्तु या स्थान में। तो देखो वस्तु और स्थान के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का ये जो अन्य पुरुष के उदाहरण है देखेंगे एक बार, जैसे वह, वे, यह, ये, वो, ये सर्वनाम शब्द ये अन्य पुरुष में आते हैं। और यही सर्वनाम शब्द पांचों के पांचों जो है जो निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। लेकिन अब इनका अंतर समझने की जरूरत है कि ये पांचों सर्वनाम है, ये कौन सी स्थिति में तो हम इनको पुरुषवाचक सर्वनाम में लेंगे और कौन सी स्थिति में इनको निश्चयवाचक सर्वनाम में लेंगे। ये पांचों ही है, ये पांच सर्वनाम शब्द हैं जो एक वाक्य के अनुसार तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे और दूसरे वाक्य के अनुसार ये निश्चयवाचक में आ जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि वाक्य किस प्रकार से लिखा हुआ है। अब इसको देखो, हम समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब यहां वह शब्द काम में आया, खेल रहा है, तो खेल रहा है ये किसके लिए आ सकता है? ये किसी प्राणी के लिए आया है। ये खेलने वाले का तो कोई आदमी है या कोई बच्चा है, कोई लड़का है ना? तो ये प्राणी के लिए है, तो ये वह शब्द है ना, ये अन्य पुरुष में आएगा। अभी तो ये अभी रखे थे ना, पुरुष, मध्यम पुरुष है ना, और उत्तम पुरुष। तो ये वह जो आएगा ना, ये किसमें आएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी प्राणी के लिए काम में लिया जा रहा है। और देखिए लिखें कि वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, ये घर की जगह मकान है, वह मेरा। अब यहां भी वह शब्द आया है। अब इस वाक्य में वह खेल रहा है तो वह आया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें आया ये पुरुषवाचक में आया। अब ये वह है ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कैसे आएगा? क्यों? क्योंकि ये वह है, ये मकान के लिए आया है। और वस्तु और स्थान के लिए जो सर्वनाम सब काम में लिए जाते हैं ना अन्य पुरुष के, यानी कि अन्य पुरुष में भी आते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं। तो यहां वह शब्द है ना, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। तो ये स्थिति जो होती है कई बार, क्योंकि गहरी चीजें पूछते हैं, छोटी कक्षाएं जो होती हैं उनमें सामान्य से पूछ लेते हैं कि भाई सर्वनाम की परिभाषा के भेद बताओ। लेकिन जैसे 12वीं क्लास के अंदर पद परिचय आता है, तो पद परिचय में ये टॉपिक बहुत काम में आता है, बहुत सस्पेंस होता है। क्योंकि सर्वनाम शब्द यही है उदाहरण में, जो एक स्थिति यह है कि पुरुषवाचक में आ जाते हैं और दूसरे वाक्य की स्थिति यह है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ जाते हैं। तो ये निर्भर करता है वाक्य की पोजीशन पर, वाक्य कैसे लिखा हुआ है। तो यहां देखिए, मैंने आपके इसके समझने के लिए आपको मैंने तथ्य की बात बता दी है कि अन्य पुरुष सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष के वे उदाहरण जो किसी प्राणी के लिए काम में लिए जाते हैं, प्राणी के स्थान पर काम आते हैं, वे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष में। और पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष के वे उदाहरण जो किसी वस्तु या स्थान के लिए काम में आते हैं, वे आएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह मेरा गांव है, तो यहां पर जो यह है, यह का ही यह है। अब अगर जैसे
यह पढ़ रहा है, यह पढ़ रहा है। अब ये वाक्य आ जाए यह पढ़ रहा है, तो ये किस में आएगा? पढ़ रहा है, क्योंकि पढ़ने वाला तो प्राणी है ना। पढ़ रहा है क्या है? प्राणी है। तो प्राणी के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो गया ना, तो ये क्या पुरुषवाचक में आ गया। और यहाँ पर देखो यह शब्द का प्रयोग किया है ना, और ये किसके लिए किया? गांव के लिए। तो गांव किस में आता है? स्थान में आता है, तो यह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वह मेरा मकान है, तो मकान है वो भी स्थान में आता है। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरा पेड़ है, यह मेरा पेड़ है, तब यह शब्द रे के लिए काम में लिया जा रहा है, ये फैन के लिए काम में लिया जा रहा है ना। तो अब ये किस में आ रही है? देखो स्थान, वस्तु या स्थान के लिए अनेक उसके वे उदाहरण जिनका वस्तु के लिए काम में लिया जाता है, के लिए काम आते हैं। तो ये पेन है ना, ये क्या है? ये वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, यह सब काम में आ रहा है। ये अनेक पुरुष उदाहरण है और अनेक पुरुष पुरुषवाचक में आते हैं, लेकिन अब इसके संख्या आधार पर यह आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखो एक अन्य और उदाहरण जो आप सुन करके शायद आपको पहली बार भी विश्वास ही नहीं हो। अब इसी वाक्य को देखना, एक बार दोबारा समझते हैं। ये चीज होती है तो पूछी जाती है, और सामान्य चीजें हैं ना, ये नहीं पूछी जाती। सामान्य चीजें सबको आती है, सब व्याकरण की किताबों में, पास में सब जगह लिखा हुआ है। जैसे यह है मेरा गांव है, यह मेरा गांव है। अब यहां पर यह शब्द आया, मैंने क्या बताया कि अनेक उसके वे उदाहरण जो प्राणियों के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वे पुरुषवाचक में, और अनेक उसके वे उदाहरण जो वस्तु या स्थान के लिए काम में लिए जाते हैं, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो अब यहां पर ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आ गया, यह मेरा गांव है, यानी निश्चित है कि मेरा गांव है। लेकिन अब इस वाक्य को मैं थोड़ा सा परिवर्तित कर दूं, थोड़ा सा बदल करके, यह गांव मेरा है। इस वाक्य को देखिए, यह गांव मेरा है। अब ये क्या हो गया? अब न तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, और न अब ये आएगा किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब ये हो गया संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए यह शब्द है, ये वाक्य किसकी के अनुसार किस किस के जगह काम आ रहा है और क्या क्या रूप ले रहा है। यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, प्राणी के स्थान पर काम आ गया, ये पुरुषवाचक में आ गया, यह मेरा भाई है। वे खेल रहे हैं। अब वे शब्द है, ये पुरुषवाचक में आ गया। यह सो रहा है, प्राणी के लिए काम में आ रहा है, पुरुषवाचक में निश्चयवाचक। और यहाँ आया कि यह मेरा गांव है, तो ये निर्जीव के लिए आ गया, सॉरी वस्तु के लिए, स्थान के लिए आ गया। वस्तु और स्थान के लिए निश्चयवाचक के भी उदाहरण जो वस्तु या स्थान के लिए काम लिए जाते हैं वाक्य में, तो वे निश्चयवाचक सर्वनाम में। लेकिन देखिए अब यहां यह शब्द आ गया, तो यहां तो इसमें दूरी थी थोड़ी सी, और यहां तुरंत आ गई। तो संज्ञा के ठीक पहले, संज्ञा शब्दों के ठीक पहले जो सर्वनाम शब्द आते हैं, क्योंकि गांव संज्ञा है, और इसके ठीक पहले यह शब्द आ गया, और यह शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो ये विशेषण संकेतवाचक। यह गांव मेरा है, देखिए यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। ये निश्चितता का बोध करा रहा है, निश्चित है कि यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। और अब इस वाक्य को ये लिख दें कि यह पेन मेरा है, यह पेन
पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है तो फिर वह संकेतवाचक विशेषण भी इसको कहते हैं। और अगर हम विशेषण के 4 भेद पढ़ते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण भी हो गया। सार्वनामिक विशेषण कैसे हो गया कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह काम में लिए जा रहे हैं। ये सर्वनाम शब्द है, देखो यहाँ संकेत भी कर रहा है, यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, पेन की तरफ संकेत हो रहा है। अब इसको हम चाहे तो संकेतवाचक विशेषण कह दें। अगर विशेषण के मान लीजिए 5 भेद पढ़े हम, है ना, और अगर 4 भेदों में हम पढ़े तो फिर ये सार्वनामिक विशेषण होगा। और वैसे याद रखने के तौर पर हो गया, इसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। सर्वनाम विशेषण की परिभाषा भी है कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा कि वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ये परिभाषा हो गई। और वैसे समझने के तौर पर तथ्य वाली बात यह है कि किसी भी संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है, किसी भी संज्ञा शब्द से पहले अगर कोई सर्वनाम शब्द आ जाता है तो वह तो किस में आएगा, वह सार्वनामिक विशेषण में आएगा। उसको सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़े और आपके समझ में आए होंगे, इसी आशा के साथ धन्यवाद।